सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ वीडियो। बारिश का माहौल है, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा ये टिप टिप बरसा पानी वाला माहौल हो सकता है, तो थोड़ा झेल लेना। आज जो है हम लोग लीगल रीजनिंग का जो बाकी पोर्शन है वो हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पूरा तो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि लीगल रीजनिंग का बहुत सारे केसेस है, बहुत इजी केसेस है, जो कि मैंने आप सभी को बोला था कि यार ट्राई करो कि ख़त्म हो जाए, राइट। क्योंकि ये सारे जो केसेस हैं हम लोगों ने ऑलरेडी अपने जब लेक्चर्स किए हैं ना, उस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो है वो लोग बोलते कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, पहले वीडियो जो था, पहला वीडियो इन ए सेंस जो पार्ट 5 वाला वीडियो था, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए, तो वहाँ से हम लोगों ने 1 to 15 कर लिए हम लोग। तो उसका जो आंसर है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 का आंसर होगा बी, तो चेक कर लो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर लिखा है। 1 का आंसर होगा बी, उसके बाद 2 का आंसर होगा बी, 3 का आंसर होगा अपना डी, 4 का आंसर होगा अपना बी, 5 का होगा सी, 6 का होगा अपना सी, 7 का होगा ए, 8 का होगा ए, और उसके बाद 9 का होगा ए, 10 का होगा बी, 11 का होगा अपना बी, 12 का होगा सी, 13 का होगा सी, उसके बाद 14 का होगा बी, 15 का होगा ए, 16 का होगा अपना बी, और 16 तो आज एक्सप्लेन करेंगे ना हम लोग, क्या टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा। देखो तो 16 के एक्सप्लेन कर लेते हैं सर, 16 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीगल प्रिंसिपल क्या बोला इन्होंने? लीगल प्रिंसिपल बोला है कि कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। जितने भी स्टूडेंट्स को पता है कि यार सर ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता क्या है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो जाके एक बार टॉर्ट वाला चैप्टर कर लो, ठीक है। उसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक्सप्लेन किया गया है और उसमें एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड है ना, एक्सेप्शन याद आ रहा है, एक्ट ऑफ गॉड। उसके बाद अभी का एक्सेप्शन यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ से हम लोगों ने कंसेंट लिया था। प्लेंटिफ मतलब कौन? जिसने केस किया, ठीक है, जो केस कर रहा है, ओके, वो प्लेंटिफ। और मैं कौन? मैं डिफेंडेंट, ठीक है। तो अगर मैंने प्लेंटिफ से परमिशन लिया, उसके बाद मैंने कोई चीज़ किया, उसके लिए अगर प्लेंटिफ को कोई भी किसी भी प्रकार का हार्म हुआ तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ अगर मैंने कंसेंट ले लिया है प्लेंटिफ का। मतलब प्लेंटिफ मतलब वो बंदा जिसने केस किया। लेकिन ये एक्सेप्शन था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऊपर। इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोसीजर्स है, एक्सेप्शंस है, जो अपने को लीगल लाइफ में समझने को मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा। अभी इसी एग्जाम्पल पे, इसी केस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो चीज़ क्या है सर। सबसे पहला फैक्चुअल सिचुएशन देख लेते कि एक बंदा था जिसका नाम है मिस्टर जगदीश। वो क्या किया, वॉज अ सब्जेक्ट टू अ रिस्क ओइंग टू अ डिफेक्ट इन द मशीनरी एट द फैक्ट्री एट विच ही वॉज एम्प्लॉयड, ठीक है। तो उसको पता था कि वो उसके जो फैक्ट्री है, उसका जो फैक्ट्री है जहाँ पे वो काम करता है, उसमें एक मशीनरी है जहाँ पे वो मशीन जो है वो डिफेक्टेड था मशीन, ठीक है। वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, मतलब हार्मफुल था वो मशीन, ठीक तरीके से काम नहीं करता, डिफेक्ट था मशीन में। तो उसके बाद क्या हुआ, ही कंप्लेंड ऑफ दिस टू द पर्सन हु हैड द जनरल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये बात जगदीश जाके मैनेजर को बोल दिया कि बेटा देखो बात ये है मैनेजर साहब, बात ये है कि मशीन जो है ना ये तो सर डिफेक्ट है, तो इसके लिए कुछ करो। तो मैनेजमेंट ने क्या किया देखो, बट वॉज टोल्ड नेवरदलेस टू गो ऑन विथ हिज वर्क। फिर भी मैनेजमेंट ने उसको बोला, जगदीश को बोला कि जाओ बेटा जाके काम करो, इन सब बेकार के बातों को लेकर मत बैठो, ठीक है। मशीन को कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा, जाके काम करो। फिर क्या हुआ, ही डिड सो, okay, he did so and sustained the injury for which he brought his action against the factory। तो उसने बात मान लिया, किसका? मैनेजमेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट का बात मान के वो गया, जाके काम करने गया और उसको इंजरी हो गया, ठीक है। उसका मशीन का एक पार्ट उड़ता हुआ एक पार्ट उसके हाथ में गिरा और हाथ अलग हो गया बॉडी से, फॉर एग्जाम्पल। तो उसको इंजरी हुआ, बहुत बुरे तरीके से इंजरी, राइट, बहुत बुरा लॉस हुआ। तो फिर क्या किया, जगदीश ने जाके फैक्ट्री के अगेंस्ट केस कर दिया,
अभी सिचुएशन में बताओ कि ये केस जो है ये वैलिड है कि नहीं है। जो एग्जाम्पल्स है ना वो हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब जो ऑप्शन है बाद में देखेंगे। एक बार मेरे को बताओ कि ये केस वैलिड है कि नहीं है। अभी दो तरीके के बच्चे होंगे यहाँ पे। एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे जो है ना कंसेंट लिया था, जगदीश को बोला था, जगदीश को पता था, लेकिन फिर भी जगदीश गया। और दूसरा जो बच्चा वो होगा वो बोलेगा सर जगदीश को तो पता था, उसने जाके मैनेजमेंट को बोला, लेकिन मैनेजमेंट ने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिया। मैनेजमेंट के तरफ से जो है केयरलेसनेस हुआ। मैनेजमेंट डिड नॉट टुक एनी सफिशिएंट एक्शन टू द कॉज। ठीक है, मैनेजमेंट मेरे को जाके बोला लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ किया नहीं। तो इन दोनों बच्चों में से जो सेकंड वाला बच्चा है ना वो करेक्ट है। ठीक है, कंसेंट तो लिया भाई, कंसेंट क्या, ये तो ऑर्डर दिया कि जाओ बेटा काम करो। उसको जाना भी होगा क्योंकि उसका काम मतलब खतरे में हो जाएगा ना, उसको मतलब निकाल देंगे फैक्ट्री से। तो पकड़ लो यार इस बंदे के साथ नहीं हुआ तो दूसरा बंदा जो आएगा काम करने उसके साथ तो होगा। उसको तो पता नहीं होगा कि मशीनरी जो है वो डिफेक्टेड है, तो वो केस कर देगा। राइट, केस कर देगा। उसके बाद क्या होगा, होएगा ना वो चीज़। तो एक सिंपल सा चीज़ है, उसने कंप्लेन किया मैनेजमेंट को, लेकिन मैनेजमेंट सुना नहीं बेटा, मैनेजमेंट सुना नहीं उसका बात, कुछ नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिया मैनेजमेंट ने। तो इन केस में क्या हो सकता है देखो फटाफट। इन केस में देखो क्या हो सकता है, मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा है आंसर। डिसाइडी द सूट विल फेल बिकॉज इट मस्ट बी अज्यूम्ड मिस्टर जगदीश हैड असेंटेड टू टेक अपॉन हिमसेल्फ द रिस्क। ये पहला वाला बच्चा जो बोल रहा था कि जगदीश ने खुद से गया, खुद से जिम्मेदारी लेके वो गया फॉर द वर्क, बट व्हाट हैपेंड दैट he went by himself but he is not responsible because the management did not took any necessary actions and he have to go, otherwise his job would be in risk, right? Otherwise his job would be in risk, that's why he had to go, he did not have any option. C वाला ये तो ये कैंसिल हो चुका है। C वाला क्या बोला, the suit will fail because Mr. Jagdish should have stopped working. सूट फेल हो जाएगा, उसने जो केस किया वो फेल हो जाएगा बिकॉज जगदीश को काम करना नहीं चाहिए था उस मोमेंट में। तो ये तो गलत बात है भाई, वो काम नहीं करेगा तो उसको क्या हो जाएगा बेटा, उसका काम जो है ना वो छूट जाएगा उसके हाथ से, वो टर्मिनेट हो जाएगा। डी वाला भी रॉन्ग है क्योंकि देखो द सूट विल सक्सीड बिकॉज इन सूट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई द एम्प्लॉई इज फेवर्ड बिकॉज ही शी इज़ जनरली पोर। यहाँ पे गरीब अमीर का बात ही नहीं है, यहाँ पे गरीब अमीर का बात है ही नहीं। ठीक है, तो वो गरीब है इसलिए उसको ऐसा नहीं होता। तो अगर हम लोगों ने हर गरीब को न्याय देने लग गए, जस्टिस देने लग गए, जबकि गरीब का गलती था, तब तो कैसे होगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो पाएगा। तो गरीब और अमीर का बात नहीं है, यहाँ पे बी वाला बात हुआ है। सक्सीड करेगा सूट, सही बात है। द सूट विल सक्सीड बिकॉज मिस्टर जगदीश had highlighted the risk to the factory, highlight किया था risk factory management को, and his refusal to work might have led to his termination. ठीक है, अगर वो refuse कर देता तो उसको terminate किया जाता at that moment, right? Might have led to his terminations and Mr. Jagdish has highlighted the risk to the factory management. ठीक है ना, ये correct होगा। Clear है? 17 वाला देखे, हाँ जी सर देखते हैं 17 वाला क्या बोला। फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाई ए पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फार्म ऑल द अदर पार्टनर्स आर लाइबल टू द सेम एक्सटेंट ऑफ द गिल्टी पार्टनर। ठीक है, टॉर्ट कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर ने टॉर्ट किया, टॉर्ट वाला क्राइम किया, तो हर एक पार्टनर लाइबल रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये फैक्चुअल डाटा दिया गया है। इसमें सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ABC वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, फार्म उनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म है इन पार्टनरशिप, सभी पार्टनरशिप में। इन ऑर्डर टू सॉलिसिट वर्क मतलब काम को लेना। ठीक है, ठीक है, काम को अपना करना। ठीक है, मैं कोई भी किसी भी काम को ले रहा हूँ, सॉलिसिट कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम ए बिग बैंक, एक बैंक से काम लेने के लिए ए ने क्या किया, वन ऑफ द 3 पार्टनर्स जो कि ए है, ब्राइब किया बैंक को, बैंक के सीनियर मैनेजर को। बोला बैंक वाले मैनेजर मैं तेरे को 10 लाख दे रहा हूँ तो तू मेरे को 50 लाख का काम दे दे। बैंक वाला मैंने ब्राइब किया, ठीक है, ए ने। तो लाइबल कौन रहेगा, ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय वन ऑफ देम, क्योंकि फार्म तो तीनों का है ना भाई मेरे,
फार्म में काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब डिसीजन तो तीनों लेंगे ना भाई। उसके बाद एक बार देख लेते गोपाल वाला सिचुएशन। यहाँ पे बहुत इजी सिचुएशन है। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना सारा जो मार्किंग है ये तो हटेगा भी नहीं अभी, तो ये सर कहाँ से आया मार्किंग। मैंने ये लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन क्या हो गया था, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन और ये मार्क्स रह गया। सो यू नॉट हैव टू वरी, आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम द स्क्रैच, डोंट वरी। लीगल प्रिंसिपल देखते हैं। लीगल प्रिंसिपल क्या है? द स्टेट कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द टॉर्टियस लाइबिलिटी ओनली इन द केस ऑफ सॉवरेन फंक्शन, अदरवाइज नॉट। मतलब स्टेट कब इम्यूनिटी मिल सकता है स्टेट को? कोई भी स्टेट ने कोई टॉर्टियस लाइबिलिटी किया, टॉर्टियस लाइबिलिटी मतलब टॉर्टियस क्राइम किया, लेकिन वो इम्यून है, स्टेट मतलब कंट्री, वो इम्यून है, उसको किसी भी प्रकार का मतलब केस नहीं कर सकता स्टेट के ऊपर। कब? हर केस में नहीं। अगर स्टेट ने कोई भी ऐसा काम किया जो कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, सॉवरेन फंक्शन जो है उसके तहत स्टेट ने काम किया तो इम्यून है स्टेट। लेकिन उससे बाहर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम अगर करने गया स्टेट, ठीक है ना, जो कि इलीगल नहीं है, तो बेटा स्टेट को भरपाई करना होगा ऑफ एनी क्राइम, राइट। तो यहाँ पे एक केस हुआ है। केस क्या है मैं बताता हूँ, बहुत इजी है। चंद्रा और गोपाल करके दो बंदे थे। चंद्रा था गोपाल का बेटा, ठीक है। चंद्रा और गोपाल वे लॉस्ट इन जेल, वो दोनों जेल में बंद थे। एक दिन क्या हुआ, बॉम्ब आया, मतलब बॉम्ब जो है जेल के अंदर किसी ने फेंक दिया और गोपाल जो है वो मर गया, ठीक है, उसका पिताजी मर गया। चंद्रा को इंजरी हुआ, लेकिन इस बात का जो खबर था वो गोपाल और चंद्रा को पहले से था, और गोपाल और चंद्रा ने जेल का जो सिक्योरिटी है उसको बोला, अथॉरिटी है उसको बोला कि भाई साहब मेरे ऊपर हमला होने वाला है, आप लोग कुछ करिए, आप लोग जेल का सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये पहले गोपाल और चंद्रा ने पहले वार्निंग दिया था, ठीक है, मतलब इन्फॉर्म किया था अथॉरिटीज़ को, लेकिन अथॉरिटीज़ ने इतना परवाह नहीं किया, ठीक है, अथॉरिटीज़ ने इतना परवाह नहीं किया एट दैट मोमेंट। और एट द एंड क्या हुआ, बॉम्ब गिरा और एक मर गया और एक ज़िंदा रहा, जो कि बच्चा था चंद्रा, वो ज़िंदा था। अभी चंद्रा ने केस कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि बेटा मैंने तो बोला था, मैं तेरे वजह से मेरा जो फादर है उनका डेथ हो गया है। अभी बताओ, अभी कोई भी 8 स्टैंडर्ड का बच्चा जो है ना, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, वो भी बोल देगा कि ये जो सूट है ना, ये लीगल सूट नहीं है, मतलब इसके तहत आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट लायबल नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट को एक तरीक़ा से काम करना होता है, ठीक है। और ये जो जेल फंक्शनिंग है ना, ये सारे गवर्नमेंट के सॉवरेन फंक्शन के अंदर आता है, राइट, लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कैदी का बात सुन के एक्शन लेना लग जाए ये जेल वाले अथॉरिटी, ठीक है, तो तब तो हो गया बात, समझ में आ रहा है, तब तो हो गया बात। ऐसा नहीं होता। तो आंसर आ रहा है ना, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी आंसर सूटेबल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बी में क्या लिखा गया है, फेल हो जाएगा सूट बिकॉज मेंटेनिंग जेल फैसिलिटी इज पार्ट ऑफ द सॉवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड अदर आंसर्स आर नॉट सो करेक्ट। क्लियर। 19 का क्या होगा, फटाफट देख लेते हैं 19 का। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल प्रिंसिपल क्या है? आर्टिकल 12 में बोला गया है स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। एक गवर्नमेंट आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट अथॉरिटीज़, ये मैंने पढ़ाया था, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद है ना सब कुछ। बताओ कौन कौन आता है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India, right? Now इसका factual situation देखते हैं। factual situation क्या है? ONGC के बारे में बोल रहा है, ONGC, ठीक है। factual situation क्या हुआ कि मिस्टर अरविंद इज एम्प्लॉयड विथ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, उसमें काम करता है ONGC में। ही फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, ONGC में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब एक बात बता भाई, पहला लाइन पर क्या लग रहा है ना कि केस यही होगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और अरविंद ने केस कर दिया,
राइट। ONGC ये क्या गवर्नमेंट के अंदर है? हाँ जी सर, पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली अंडर गवर्नमेंट। ओके, नाउ ONGC इज़ ऑल्सो अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ONGC इज ऑल्सो कम्स अंडर द definition of the state because it is wholly, I quote, it is wholly controlled by the government of India। तो बेटा अगर ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट के कोई भी अथॉरिटी में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आप कंप्लेन कर पाओगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे। मैंने पहले बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पढ़ा रहा था, बेटा प्राइवेट सेक्टर में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते आप। डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत जगह पे लड़कों को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, बहुत जगह पे लड़कियों को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ एंड यू कैन नॉट फाइट विद दैट। आप फाइट नहीं कर सकते बिकॉज वो प्राइवेट है। अभी कोई बंदा बोलेगा मेरे को रिसेप्शनिस्ट चाहिए, एक हॉट लड़की, ठीक है, एक लड़का आके बोलेगा सर मेरे को रख दीजिए, मैं कहूँ बेटा नहीं, तू मेल है, मेरे को फीमेल चाहिए। रिसेप्शनिस्ट में एक सुंदर कन्या बैठना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी कौन मैं एक बात बताओ, रिसेप्शनिस्ट में लिखा है कि हाँ दिस जॉब इज़ ओनली फॉर फीमेल? नो ना, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत सारे बंदे प्रीफर करते फीमेल्स बिकॉज दे अट्रैक्ट द पीपल, राइट, दे अट्रैक्ट द पीपल। सो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो सीधा केस ठोक देंगे और आपको न्याय भी मिल जाएगा। तो मिस्टर अरविंद विल नॉट सक्सीड बिकॉज ONGC इज नॉट ए स्टेट, ये कौन बोला? पहले एक बार पढ़ लेते हैं वरना बच्चे सोचेंगे सर क्या बोल रहे हो आप, अभी तो बोला स्टेट है। मिस्टर अरविंद इज एम्प्लॉयड विद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC। ही फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क एट द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड थिंक्स दैट हिज राइट टू इक्वालिटी इज वायोलेटेड। उसको लगा कि मेरा राइट टू इक्वालिटी वायोलेट हुआ है। ही contemplates moving a writ petition against ONGC but his colleague, उसका जो कॉलीग है ना, ठीक है, एक केस फाइल किया ONGC के ऊपर, लेकिन उसका जो कॉलीग है ना उसने सजेस्ट किया किसको? अरविंद को, कि बेटा यू विल नॉट सक्सीड बिकॉज ONGC इज़ नॉट स्टेट, ONGC इज़ नॉट स्टेट, ठीक है, उसका कॉलीग ने बोला। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ONGC स्टेट है, तो आंसर क्या होगा? मैं नहीं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है ONGC स्टेट है, राइट। ONGC इज स्टेट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खत्म बात, एक बात में खत्म, ठीक है, क्लियर है भाई मेरे? 20 देख ले एक बार, ये बताओ तुम बोलोगे तो देखूंगा। आ जाओ देख लेते, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ लेते, सॉरी लीगल प्रिंसिपल पढ़ लेते। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of law in force at time of the commission of the act charged as an offense। कोई बंदा अगर आप परसों, ठीक है, परसों मीन्स डे बिफोर येस्टरडे कहते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डे बिफोर येस्टरडे मतलब आज अगर 11 तारीख है, डे बिफोर येस्टरडे, ओके, तो 10 तारीख है, 9 तारीख, 10 तारीख बन जाता है येस्टरडे और 9 तारीख बन जाता है डे बिफोर येस्टरडे, राइट। और आज क्या है? आज है टुडे। कल क्या है? कल है टुमारो। तो टुमारो में एक नया रूल निकला कि जितने भी मेल बच्चे, ठीक है, शर्ट पैंट पहन के स्कूल जाएंगे उनको जेल हो जाएगा। एक रूल निकला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, 12 तारीख को। और 10 तारीख तक तो बच्चे पैंट शर्ट पहन के चल रहे हैं रास्ते पे, राइट। 12 तारीख को रूल निकला तो एक पुलिस ऑफिसर ने आके एक बच्चे को अरेस्ट करके बोला, बेटा तेको मैंने देखा था कल जो था तू रोड पे स्कूल जा रहा था पैंट शर्ट पहन के, तेको स्कर्ट पहनना था लेकिन तू पहन रहा था पैंट शर्ट, मैंने तो कल देखा तेको। तो बच्चा बोलेगा बेटा जाओ CS एग्ज़ाम स्क्वाड के एक बार लेक्चर देख लो। जो लॉ आज बनाया गया है ना वो कमिंग डेज में प्रिवेल होगा, पिछले वाले डेज में प्रिवेल नहीं होने वाला, कमिंग डेज में प्रिवेल होगा, या फिर आज प्रिवेल होगा या फिर कमिंग डेज में। आज कैसे सर? आज जैसे कि यार लॉस तो कभी कभार जजमेंट देते देते बन जाता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस कोर्ट में जज बैठे हैं तो केस का मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, लेकिन एक नया लॉ बना देते हैं, है कि नहीं? तो
उस केस से तो एप्लीकेबल हो जाता है ना, तो प्रेजेंट केस और फ्यूचर में एप्लीकेबल होगा, पास्ट का कोई भी एक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला। इतना समझे, इतना समझे। अभी देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। इधर पे महिला जो है, दो महिला मित्र थी, उन्होंने झगड़ा किया एक दूसरे के साथ। देखो केस क्या है, केस यह है कि मिसेस चांदनी हैड एन ऑल्टरकेशन with her classmate in her college, and in the heat of the moment she hurled a racist abuse at her classmate, and her classmate was deeply offended. Mrs. Chandani had later apologized for it. In the next few months, a law was passed which made racist abuse punishable. Aware of the fact that the law of limitation does not apply to criminal act, she moved an application to the court to initiate criminal action against Mrs. Chandani for the racist abuse. The classmate application will succeed होगा कि नहीं होगा? सच बात तो ये है कि बेटा फेल हो जाएगा, बिकॉज रेसिस्ट अब्यूज़ वॉज नॉट पनिशेबल व्हेन इट वॉज हर्ल्ड। जिस दिन रेसिस्ट अब्यूज़ किया गया महिला के ऊपर, महिला मित्र के ऊपर, जब ये अब्यूज़ किया गया, एट दैट मोमेंट इट वॉज नॉट एप्लीकेबल एट दैट मोमेंट, राइट। जिस दिन उसने ये अब्यूज़ किया, एट दैट मोमेंट इट वॉज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है भाई मेरे? ए हो गया 20 का ए। अभी 21 देख लेते हैं फटाफट। 21 में क्या बोला गया है? 21 में बोले वो लोग लीगल प्रिंसिपल क्या है, देखो। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट विच माइट हैव बिन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन स्पॉस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अगर आपने किसी का पॉकेट मारा, ठीक है ना, तो आपने किसी का पर्स चोरी किया, तो चोरी का पनिशमेंट क्या होना चाहिए? लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 6 महीने का जेल? जेल तो नहीं होता बेटा इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी चोरी का फॉर एग्जांपल एक होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक होता है चोरी का बिल। तो बेटा जितना आपने पनिशमेंट किया उतना जितना आपने क्राइम किया उतना पनिशमेंट मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता। मतलब कुछ भी कर लो, इजराइल थोड़ी ना है ये, नहीं ना बेटा, इंडिया है, ठीक है। जितना करोगे उतना भुगतोगे, राइट, ओके। तो इसके टूवर्ड्स एक केस था, केस में ये बोला गया कि एक बंदा था, 21 का केस ये है कि उसने चीट किया। अ पर्सन वॉज अक्यूज ऑफ चीटिंग एंड बिफोर ही वॉज अरेस्टेड and committed to the trial for it, the law related to the cheating was change हो गया cheating का, and the punishment for it was increased to the life imprisonment। भगवान, cheating का punishment life imprisonment। The person was found guilty and sentenced to life imprisonment. He decides to challenge his sentence of life imprisonment. He will succeed because punishment for cheating was not life imprisonment when he committed it। यहाँ पे इस केस में थोड़ा अजीब सा केस दिया है उन्होंने, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस, ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस के बारे में बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस बी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा स्वीटेबल है, ओके। बी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्वीटेबल है। ऊपर में बोला उन्होंने लीगल प्रिंसिपल में कि जितना क्राइम करोगे उतना भुगतोगे, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। ऑप्शन में क्या बोला उन्होंने कि देखो सक्सीड तो होगा भाई, क्यों सक्सीड, देखो अगर फेल भी हुआ तो उन्होंने क्या ऑप्शन दिया एक बार देखो। फेल बिकॉज द पनिशमेंट फॉर चीटिंग वॉज इंक्रीज्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिफोर हिज ट्रायल बिगिन। ये तो नहीं होगा, क्योंकि चीटिंग के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये लीगल प्रिंसिपल में बताया उन्होंने। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच ही हैज मेड बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, ये बोला उन्होंने। अभी ये यहाँ पे ट्रायल बिगिन का बात कर रहा है, तो ट्रायल शुरू होने से पहले लॉ चेंज हो गया, वो अलग बात है। ट्रायल शुरू होने से पहले लॉ चेंज हुआ, लेकिन जिस दिन वो कमिट किया क्राइम, पकड़ लो क्राइम कमिट किया आपने डेट 10 को, ठीक है, आपका ट्रायल है डेट 22 को, तो क्या आपको मतलब डेट 22 वाला सज़ा दिया जाएगा? नहीं ना, डेट 10 में जो सज़ा आप लाइबल होंगे उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको सज़ा दिया जाएगा, राइट। उसके बाद थोड़ी ना आपने क्राइम किया, डेट 22 को नया लॉ आया, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो सकता है।
तो उसके बाद उन्होंने बोला फेल बिकॉज द लॉ डज नॉट प्रोवाइड सच, ये तो बेकार वाला बात है। उसके बाद लास्ट में क्या बोला कि देखो सक्सीड ओनली इफ ही इज़ लायबल टू प्रूव हिज इनोसेंस, ऐसा भी बात नहीं है। तो द मोस्ट सुइटेबल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंबर बी। द मोस्ट सुइटेबल आंसर टू द क्वेश्चन इज नंबर बी। तो काफ़ी ऊट पटांग क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जो कि अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल, फैक्चुअल सिचुएशन एंड द ऑप्शंस अवेलेबल इट इज़ नॉट सो सुइटेबल। ओके, इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग द आंसर्स। 22 में क्या बोला कि लीगल प्रिंसिपल देखो, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सबको पता है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकते। सर अमेंड हुआ है क्या? हाँ जी, राइट टू प्रॉपर्टी जो था मैंने बताया था वो अमेंड हो चुका था ना, उसको हटाया गया। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर राइट टू प्रॉपर्टी है सर है। अब जो है ना वो फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता राइट टू प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ना? फंडामेंटल राइट मतलब गवर्नमेंट से आप मांग पाओगे, ठीक है। तो वो तो सिटीजनशिप राइट हो गया आपका, आप सिटीजन हो इंडिया का, आप आराम से अपना प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकते हो, वो कर सकते हो आप। तो राइट टू प्रॉपर्टी है वो वाला, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। आप गवर्नमेंट से नहीं बोल सकते कि बेटा फंडामेंटल राइट मतलब क्या, गवर्नमेंट से जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सब मतलब झोली मतलब अपना झोला जो है वो लेकर सीधा गवर्नमेंट के पास चले जाना फंडामेंटल राइट्स मांगने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही देने वाला है और तो कोई देगा नहीं, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलने वाला। तो ये बात है, ओके। अभी यहाँ पर क्या बोले, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच हैड द इफेक्ट ऑफ कर्बिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है ना उसको हटा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बात बता, कोई भी कंट्री का अगर जुडिशियल पावर जो है, मतलब जुडिशियल डिसीजंस जो है वो अगर हैम्पर हो जाए, ठीक है, अगर किसी भी कंट्री का जुडिशरी सिस्टम जो है ना वो अगर इंडिपेंडेंट ना रखे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल बॉडी मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो अगर वो इंडिपेंडेंट ना रखे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड रहे वो लोग, तो क्या हो जाएगा बेटा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। कभी भी ज़िंदगी में जस्टिस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि ये कर देते हैं, अपना पार्टी का भला होगा। तो ऊपर से देखने में पता चल रहा है कि मतलब बहुत बकवास वाला बात है यहाँ पे। तो एनजीओ ने केस फाइल कर दिया, एनजीओ एंड पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स एज बीइंग वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, द चैलेंज विल सक्सीड, ऑब्वियसली सक्सीड होगा। एनजीओ ने केस कर दिया, बेटा आप सब कुछ कर लो लेकिन जुडिशरी को आप इंडिपेंडेंट होने से रोक नहीं सकते। अगर आप जुडिशरी सिस्टम जो है इंडिया का वो इन्फ्लुएंशियल हो जाए, वो डिपेंडेंट हो जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, तो गड़बड़ हो जाएगा, देश नहीं चल पाएगा। तो ये सक्सीड बिकॉज एनी अमेंडमेंट दैट कॉम्प्रोमाइजेज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो अगर आप छीनने की कोशिश कर रहे हो ना बेटा, तो हम लोग होने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? 22 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर, मज़ा आ गया, ठीक है। तो आज का वीडियो इधर तक रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी सारे। अगर बाकी सारे बहुत इजी है, अगर आपको इजी लगता है तो मेरे को बोल दियो कमेंट में कि सर बहुत इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग कर लेंगे। देखा ना, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग बेकार में टेंशन लेते हो। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना रखते हैं भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।